For most efforts to find homologies and explore evolutionary relationships, protein sequence derived either directly from protein sequences or from sequences of the DNA coding the protein. तो अगर हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है, हमें ये चीज़ पता लगानी है कि क्या जो चीज़ें हैं, अब जैसे इससे पहले वाले लेक्चर में हमने जो चीज़ें डिस्कस की थी वो यही की थी कि होमोलॉजी क्या होती है प्रोटीन्स की, और उसमें ऑर्थोलॉगस क्या होता है, पैरालॉगस क्या होता है. तो इफ़ यू हैव नॉट सीन इट यू कैन वॉच इससे पहला वाला प्रीवियस जो लेक्चर है वो. तो अगर हमें ये चीज़ निकालनी है कि ये जो प्रोटीन्स हैं इनका जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है वो क्या है, हमें वो चीज़ एक्सप्लोर करनी है, या फिर हमें ये पता लगाना है कि वो होमोलोगस है, यानी कि उनमें होमोलॉजीज़ है या नहीं है, तो हम इसको डायरेक्टली हम कहाँ से निकाल सकते हैं. हम जो प्रोटीन का सीक्वेंस है या फिर जो सीक्वेंसिंग है डीएनए की, वहाँ से हम इनकोड कर सकते हैं ये चीज़. एंड सुपीरियर टू नॉन जेनिक न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंसेस, those that do not encode a protein or functional RNA, या फिर जो सुपीरियर नॉन जेनिक न्यूक्लिक एसिड के सीक्वेंसेस होते हैं, जो ये इसका मतलब ये होता है कि नॉन जेनिक न्यूक्लिक एसिड मतलब जो किसी भी प्रोटीन के लिए या फिर किसी भी आरएनए फंक्शनल आरएनए के लिए कोड नहीं कर रहे हैं, हो सकता है वो एक नॉन फंक्शनल आरएनए के लिए कोड कर रहे हो, तो उनको भी हम यहाँ से स्टडी कर सकते हैं. फॉर अ न्यूक्लिक एसिड विच इज़ 4 डिफरेंट टाइप ऑफ रेसिड्यूज, रैंडम अलाइनमेंट ऑफ नॉन होमोलोगस सीक्वेंस विल ग्रेटली यील्ड मैच फॉर एटलीस्ट 25% ऑफ द पोजिशंस. तो अब जो न्यूक्लिक एसिड होता है, जैसे कि जब हमने बात की थी उसमें 4 अलग अलग तरीके के हर, जैसे एक अम्यूनो ग्रुप जो अम्यूनो एसिड होता है उसमें क्या होता है कि जैसे ये अम्यूनो एसिड है तो इसमें ये NH3 ग्रुप होगा, ये COH ग्रुप होगा, एक H होगा, और ये जो R चेन होगी ये क्या होगी, ये हर किसी में अलग अलग होगी, हर किसी में डिफ्रेंशिएट करेगी. तो वैसे ही जो एक जो न्यूक्लिक एसिड है उसमें 4 अलग अलग तरीके के क्या है रेसिड्यूज़ हैं. इनमें जो रैंडम अलाइनमेंट है नॉन होमोलोगस सीक्वेंस का, वो जर्नली क्या करेगा, मैचेस को यील्ड करेगा, यानी कि हम उसमें से मैचेस निकाल सकते हैं जो कि उसकी एटलीस्ट 25 पोजिशंस पे होगा. सो इंट्रोडक्शन ऑफ अ फ्यू गैप्स कैन ऑफन इंक्रीज द फ्रैक्शन ऑफ मैच्ड रेसिड्यू टू 40% और मोर. तो अब हमें जब इंट्रोडक्शन निकालना है कुछ गैप्स का, जब उसमें फ्रैक्शन जो मैच है वो, तो वो 40% तक होंगे. एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ चांस अलाइनमेंट और अनरिलेटेड सीक्वेंस बिकम क्वाइट हाई. और ये चीज़ निकालने की कि जो ये अनरिलेटेड सीक्वेंसेस हैं, अनरिलेटेड सीक्वेंसेस भी निकलने की हाई चांसेस होती हैं. सो दैट 20 डिफरेंट अम्यूनो एसिड रेसिड्यूज इन प्रोटीन greatly lower the probability of non-ununiform chance alignment of this type. तो जो 20 अलग अलग तरीके के प्रोटीन्स होते हैं उनमें बहुत कम ऐसी प्रोबेबिलिटीज़ होती है कि अनइन्फॉर्मेटिव जो चांस है, यानी अनइन्फॉर्मेटिव अलाइनमेंट या उसका टाइप जो है वो निकल के आए. द प्रोग्राम्स यूज टू जनरेट अ सीक्वेंस अलाइनमेंट आर कॉम्प्लीमेंटेड बाय मेथड्स दैट टेस्ट द रिलायबिलिटी ऑफ द अलाइनमेंट्स. तो अब ये जो हमारे पास प्रोग्राम्स हैं जिससे कि सीक्वेंसेस का अलाइनमेंट निकल रहा है, ये हम कुछ मेथड से निकालते हैं, कुछ टेस्ट हैं हमारे पास, हम वो कंडक्ट करा के निकालते हैं. अब कॉमन कंप्यूटराइज टेस्ट कि अब ये जो सीक्वेंस हैं ये अलाइन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो इसको जानने के लिए हमारे पास कुछ एक तो कंप्यूटराइज टेस्ट है जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है. वो क्या करता है, अम्यूनो एसिड के सीक्वेंस को स्टडी करता है और फिर वो क्या निकालता है कि ये जो प्रोटीन्स हैं उनको कंपेयर करते हैं और रैंडम जो सीक्वेंस है उनका वो निकालते हैं. देन इंस्ट्रक्ट द प्रोग्राम टू अलाइन द सफल्ड सीक्वेंस विद अदर अनसफल्ड वन. तो फिर ये जो सफल्ड सीक्वेंस है इसको अनसफल्ड सीक्वेंस के साथ वो क्या करता है, मतलब इंस्ट्रक्ट्स को अलाइन करता है. स्कोर्स आर असाइन टू द न्यू अलाइनमेंट. इसके बाद जो हमने नया चीज़ जो अलाइन किया है उसको हम स्कोर्स देते हैं. और जो ये सफलिंग है या फिर जो अलाइनमेंट प्रोसेस है, इनको हम क्या करते हैं, हम इनको रिपीट करते हैं बहुत बार. तो जो ओरिजिनल अलाइनमेंट है उसको मतलब उसको शफल करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि
उसमें जो स्कोर होता है वो ज़्यादा होना चाहिए, उसके बाद जो रैंडम अलाइनमेंट का स्कोर डिस्ट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा होना चाहिए उसको मतलब सफल करने के बाद. सो दिस इंक्रीजेज द कॉन्फिडेंस दैट सीक्वेंस अलाइनमेंट हैज़ आइडेंटिफाइड अ पेयर होमोलोगस. तो इससे हमें एक चीज़ ये पता चल जाएगी कि हाँ, अगर सफरिंग से पहले उसका अलाइनमेंट ज़्यादा, उसका अलाइनमेंट का स्कोर डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम अलाइनमेंट वो कम हो रहा है, तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि हाँ भाई आफ्टर सफलिंग जो ज़्यादा आएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि वो क्या है, हमने मतलब उसके ज़्यादा होमोलोगस पेयर हमने जनरेट किया है. सो note that the absence of significance alignment score does not necessarily mean that no evolutionary relationship exists between two protein. यानी कि अगर कोई भी अलाइनमेंट नहीं मिल पा रहा है हमें, या फिर कोई भी स्कोर नहीं मिल रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उनमें कोई भी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप नहीं है. कई बार ऐसा होता है कि वो दोनों प्रोटीन में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप हो, बट ये जो अलाइनमेंट है ये ना निकल के आ रहा हो. तो अब हम चैप्टर 4 जो पढ़ेंगे, इसके बाद वाला चैप्टर, उसमें हम ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं, जिससे कि हमें क्या पता चलेगा कि दो प्रोटीन्स इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में है या नहीं है, ये चीज़ हमें पता चलेगी. तो ये जो है ये भी हमें यहाँ से पता चल सकता है. सो यूजिंग अ प्रोटीन फैमिली टू एक्सप्लोर इवोल्यूशन रिक्वायर्स द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फैमिली मेम्बर्स विथ सिमिलर मॉलिक्यूलर फंक्शन इन द वाइडेस्ट पॉसिबल रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म. तो हमें यहाँ से ये पता चल रहा है कि सिमिलर जो मॉलिक्यूलर फंक्शनिंग है, यानी कि हम जो प्रोटीन की निकाल रहे हैं, तो उसमें जो ऑर्गेनिज्म है ये वाइड रेंज में क्या करते हैं, इवोल्यूशनरी इनकी रिलेशनशिप निकल के आती है. इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फैमिली कैन बी देन बी यूज्ड टू ट्रेस द इवोल्यूशन ऑफ दोज ऑर्गेनिज्म. तो हम यहाँ से ये चीज़ निकाल सकते हैं इन्फॉर्मेशन से कि ये जो दो कोई भी ऑर्गेनिज्म है जिनको हमें कंपेयर करना है, वो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में है या नहीं है. सो बाय एनालाइजिंग द सीक्वेंस डाइवर्जेंस in selected protein families, investigators can segregate organism into classes based on their evolutionary relationship. तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिज्म को सेग्रीगेट कर सकते हैं, उनको डिफरेंट क्लासेस में हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. दिस इंफॉर्मेशन मस्ट बी reconciled with more classical examinations of physiology and biochemistry of the organism. इसके बाद ये जो इन्फॉर्मेशन है हम उसको बहुत ज़्यादा क्लासिकली एग्जामिन कर सकते हैं. हम इसको इसकी जो फिजियोलॉजी है या फिर बायोकेमिस्ट्री है इस ऑर्गेनिज्म के साथ. Then certain segments of a protein sequence may be found in the organism of one taxonomic group. तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ जो प्रोटीन के सीक्वेंस हैं, कुछ सर्टेन जो सीक्वेंस हैं वो हम ऑर्गेनिज्म के निकाल सकते हैं. फिर हम क्या करेंगे, उसको एक टेक्सोनॉमिक ग्रुप में रखेंगे लेकिन दूसरे में नहीं रखेंगे. सो दीज सेगमेंट्स कैन बी यूज्ड एज सिग्नेचर सीक्वेंस. तो हम इनको सिग्नेचर सीक्वेंस की तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर द ग्रुप इन विच दे आर फाउंड, कि वो किस ग्रुप में हमें मिले हैं. तो हमें एक एग्जांपल जो मिल रहा है सिग्नेचर सीक्वेंस का, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, इंसर्शन कर रहे हैं हम 12 अम्यूनो एसिड का, जो कि नियरली जो अम्यूनो टर्मिनस है जो हमें दिया हुआ है 1 अल्फ़ा EFTU प्रोटीन, जो कि हमें सभी आर्की बैक्टीरिया में, यूकैरियोट्स में मिलते हैं, लेकिन और किसी भी तरीके के बैक्टीरियाज में ये नहीं मिलते हैं. तो हमें यहाँ से एक सिग्नेचर जो एक चीज़ मिल रही है वो ये मिल रही है, बायोकेमिकल क्लू मिल रहा है हमें इवोल्यूशनरी रिलेटेडनेस का, कि जो यूकैरियोट्स हैं और आर्की बैक्टीरिया हैं वो क्या है, रिलेटेड हैं एक दूसरे से. तो इसमें हमें और चीज़ जो एग्जांपल दिया है वो ये दिया है कि जो मेजर टेक्सा है बैक्टीरिया का, उसको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं सिग्नेचर सीक्वेंस से बहुत अलग अलग तरीके के प्रोटीन के साथ. जैसे कि बीटा और अल्फ़ा जो प्रोटियो बैक्टीरिया है उसमें क्या है, सिग्नेचर सीक्वेंस जो है वो HSP70 और DNA गाइरेज प्रोटीन होता है फैमिली का. आई थिंक दिस इज़ समथिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट, यू शुड नोट इट डाउन. तो उसके बाद क्या है कि हमें यहाँ से क्या मिल रहा है कि जो फैमिलीज़ हैं इनमें प्रोटीन फोल्डिंग मिल रही है, हमें DNA रेप्लिकेशन मिल रहा है. तो हमें यहाँ से एक चीज़ पता चल रही है कि ये जो है ये प्रेजेंट नहीं होते हैं बैक्टीरिया में, इंक्लूडिंग जो दूसरे तरीके के जो प्रोटियो बैक्टीरिया हैं वो. तो जो अदर प्रोटियो बैक्टीरियाज हैं वो क्या है, अल्फ़ा, गामा और एप्साइलन, जिसमें कि प्रोटियो बैक्टीरिया है और ये सेपरेट होते हैं HSP70 से. और इनका जो सिग्नेचर सीक्वेंस है वो है NL tRNA सिंथेसिस.
जो एंजाइम है वो प्रोटीन सिंथेसिस से हो रहा है और ये क्या है, प्रेजेंट नहीं है अदर बैक्टीरियाज में। तो इस तरीके से एग्जांपल दिया है। सो इस सीक्वेंस को कंसीडर करके हम ये चीज़ इलेबोरेट कर सकते हैं कि ये जो इवोल्यूशनरी ट्री है कुछ स्पीसीज़ का और टैक्सोनॉमिक ग्रुप का, वो हमें कैसे मिलता है, क्या है, जितने भी और जो बैक्टीरियाज हैं उनको हम असिस्ट कर सकते हैं प्रॉपर फोल्डिंग से प्रोटीन की। तो ये जो ट्री है ये हमें यहाँ से दिख रहा है। इसमें सप्लीमेंट जो सीक्वेंशियल इन्फॉर्मेशन है डाटा की वो यूनिक होती है बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ से अलग अलग स्पीसीज़ की। तो यहाँ से ट्री जो है वो जनरेट होता है। इसका कुछ एडवांटेजेस होते हैं और कुछ खुद शॉर्टकमिंग्स होती हैं। तो बहुत सारे ऐसे वेज होते हैं जिसमें हम ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को। जो फ्री एंड पॉइंट्स हैं लाइन के, जिनको हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल नोड्स कहते हैं, इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी एक्सटेंट में स्पीसीज़ के उनको लेबल करने के लिए। इसके अलावा जो दो लाइंस होती हैं जो एक साथ आती हैं उनको हम इंटरनल नोड्स कहते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि जो फ्री एंड पॉइंट्स होते हैं उनको हम एक्सटर्नल नोड्स कहते हैं और जो ये लाइंस होती हैं जो साथ में आ रही होती हैं उनको हम इंटरनल नोड्स कहते हैं, जो रिप्रेजेंट करते हैं एग्जिस्टेंट जो एंसेस्टर स्पीसीज़ हैं उनको। तो इसमें हम क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो लेंथ है लाइंस की उनको कनेक्ट कर रहे हैं हम नोड्स को उनके प्रोपोर्शन के साथ, और ये जो नंबर ऑफ अम्यूनो एसिड के जो सब्स्टिट्यूशन है, सेपरेशन है एक स्पीसीज़ से दूसरी के साथ, वो चीज़। जो एक्सटेंट स्पीसीज़ हैं उनमें कॉमन इंटरनल नोड्स होते हैं, यानी कि इनमें कॉमन एंसेस्टर्स प्रेजेंट है। और ये जो लेंथ है ब्रांच की वो क्या है, एक्सटर्नल नोड और इंटरनल नोड की रिप्रेजेंट करती है कि एक स्पीसी दूसरी एक स्पीसी से कितना ज़्यादा मतलब कितनी ज़्यादा अमाउंट में डिफरेंट है और कितने ज़्यादा मतलब पास है या फिर दूर है। ठीक है, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल लाइन सेगमेंट दैट कनेक्ट एन एक्सटेंड स्पीसीज टू अनदर एक्सटेंड स्पीसी थ्रू अ कॉमन एंसेस्टर। तो यहाँ से ये सारी चीज़ें हमें पता चल जाती हैं। तो हमें जैसे हमें एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है, एक जो मोर अवेलेबल डाटाबेस है हमारा इवोल्यूशनरी ट्री के साथ में, जो हमें डिफरेंट प्रोटीन्स की तरीके से, ये वाला जो ट्री है ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है इससे पहले वाले में। तो इसमें कुछ नहीं लिखा है, इसमें यही सब चीज़ें लिखी हुई हैं कि जितना ज़्यादा उस ट्री के वो एक दूसरे के पास होंगे उतना ज़्यादा क्या होगी, वो रिलेटेड स्पीसीज़ होंगी। उसके बाद ये जो ट्री बेसिस जो है ये क्या है, दूसरे जो प्रोटीन्स हैं उनके बेसिस में है। और ये जो है ये इंक्रीज़ करता है सोफेस्टिकेटेड एनालिसिस, मतलब कि बहुत और ज़्यादा अच्छे वे में, एक बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा फैंसी वे में क्या करता है, दूसरे प्रोटीन्स को डिफ्रेंशिएट करने का काम करता है। द स्टोरी इज़ अ वर्क इन प्रोग्रेस, द क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड एंड आंसर्स आर फंडामेंटल टू ह्यूमन व्यू देमसेल्व्स। तो अब हमारे पास समरी यही निकल के आई है कि जो प्रोटीन सीक्वेंस है बहुत ज़्यादा एक रिच सोर्स है इन्फॉर्मेशन का, किसी भी ऑर्गेनिज्म की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में एक बहुत सोफेस्टिकेटेड मैनर है जिसमें हम एनालाइज कर सकते हैं। मतलब बहुत अच्छा और एक वेल स्ट्रक्चर्ड मेथड है जिससे हम किसी भी होमोलोगस प्रोटीन को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पे एक इवोल्यूशनरी ट्री दिया हुआ है, इसमें अलग अलग बैक्टीरियाज हैं जो जैसे ये दोनों एक दूसरे के पास में हैं। फॉर एग्जाम्पल दीज टू आर पास में टू ईच अदर, तो ये दोनों क्या है, ज़्यादा रिलेटेड हैं एक दूसरे के साथ। वैसे अब ये दोनों जो हैं ये बहुत ज़्यादा दूर हो गए, मतलब थोड़ा दूर हो गए, तो ये कम रिलेटेड हैं एक दूसरे के साथ। तो इस तरीके से ये जो ट्री है वो बनाया हुआ है। तो अभी हमारा ये वाला चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट चैप्टर जो हमें पढ़ना है वो है द 3-dimensional स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। तो इसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। सो टिल देन कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।